Hello everyone, welcome to Anthrovert Education. So in this lecture we are going to discuss about the topic development projects and their impact on the tribal displacement and problems of the rehabilitation. Second topic होगा development of the forest policy and the tribals और third topic होगा impact of urbanization and industrialization on the tribal population. तो ये जो टॉपिक्स हैं ये एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 का टॉपिक नंबर 6.3 है। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं डिस्प्लेसमेंट में और रिहेबिलिटेशन में जो ट्राइबल्स का होता है ड्यू टू द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो इंडिया में जो ऑलमोस्ट 70% ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज हैं वो इन ट्राइबल एरियाज़ में लोकेटेड हैं। अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें तो जो ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे या जो उनका अदर पॉलिटिकल एम था, इसकी वजह से इन्होंने ट्राइबल एरियाज़ का एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट किया था क्योंकि उनकी कुछ सेल्फ इंटरेस्ट था उनके एक्सप्लॉयटेशन को लेकर के। बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और वहाँ पे डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ बनाई गई तो उसका एक अलग इफ़ेक्ट देखने को मिला ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन पे। और इसकी वजह से क्या हुआ कि कॉन्सिक्वेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल प्रॉब्लम्स देखने को मिली इन ट्राइबल पॉपुलेशन में। जो मेजॉरिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है ट्राइबल्स का वो सेंट्रल इंडियन रीजन में हुआ है। ये रीजन्स हैं पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और अगर एक्सटेंट्स देखें तो ये एक्सटेंट्स होता है फ्रॉम द गुजरात टू द आसाम। तो इन जगहों पे मेजॉरिटी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिला था। अब यहाँ पे प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कॉजेज़ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडिपेंडेंस के बाद में इंडियन स्टेट में जो है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिला और ये रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए गए हैवी इंडस्ट्रीज़ के, क्वेरिंग के, माइनिंग के, इरिगेशन के, एनर्जी जनरेशन के। और इनका जो ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल और अदर फिजिकल बेसिस को बनाना फॉर द इकोनॉमी। एग्जांपल्स जैसे भिलाई प्लांट, बोकारो का प्लांट, राउरकेला, रांची, दुर्गापुर। तो यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज़ सेटअप की गई जो कि स्टील, कोल इनसे रिलेटेड थी। अब इन प्रोजेक्ट्स के लिए लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड की ज़रूरत थी और इसके वजह से लोगों का डिस्प्लेसमेंट होना स्टार्ट हुआ था। ये जो प्रोजेक्ट्स थे ये नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए थे और ऐसा माना गया कि जो भी डिस्प्लेस्ड पीपल होंगे उनको भी बेनिफिट दिया जाएगा एलोंग विद द अदर्स। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे टाइम बीता जो डिस्प्लेस्ड पीपल थे उनके इंटरेस्ट को ध्यान नहीं दिया गया और इसकी वजह से जो डिस्प्लेस्ड लोग थे उन्होंने अपना घर खो दिया, उनका जो फॉर्म्स था उसको खो दिया, जो सोर्स ऑफ इनकम था उसको भी खो दिया और उनको जो है प्रॉपरली जो है कंपनसेट भी नहीं किया गया। जैसे एग्जांपल देखिए कि जो रिहन डैम है उसके कंस्ट्रक्शन के 3 डिकेड्स के बाद भी जो वहाँ के लोग थे जिनको डिस्प्लेस किया गया था उनको कोई भी कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है और इसकी वजह से ट्राइबल पॉपुलेशन को बहुत सारे प्रॉब्लम होती हैं। कॉजेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए जो कि 5 ईयर प्लान्स के थ्रू लाए गए थे, माइनिंग, क्वेरिंग एक्सेट्रा। फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जैसे कि सुवर्णरेखा डैम जो कि झारखंड में बनाया गया था, केओल कारू डैम जो कि रांची के पास में है, नर्मदा डैम, पोलावरम डैम। तो इन सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की वजह से भी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। अर्बनाइजेशन या फिर जो लैंड एक्विजिशन हुआ अर्बन ग्रोथ के लिए, इसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिला। एनर्जी प्रोजेक्ट्स देखा जाए जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स लाइक कुंदन-कुलुम न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट एक्सेट्रा, तो इनकी वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिली। कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ कि जो फॉरेस्ट एरियाज थे उनको रिजर्व कर दिया गया फॉर द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स। तो इसकी वजह से भी कुछ ट्राइबल पॉपुलेशंस का डिस्प्लेसमेंट किया गया। इसका एग्जांपल देखेंगे नागरहोल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है कि कर्नाटका में, उसको सेटअप करने के लिए ट्राइबल पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट किया गया था। बहुत सारे माइनिंग या क्वेरिंग के प्रोजेक्ट्स थे जैसे कि वेदांता या पॉस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि उड़ीसा में है, उसकी वजह से भी दिक्कत देखने को मिली थी।
इसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और पॉल्यूशन का भी प्रॉब्लम देखने को मिला। फिर बहुत सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, वेपन टेस्टिंग ग्राउंड्स, रेलवे रोड्स एक्सेट्रा के लिए जो है लैंड एक्विजिशन किया गया। तो ये सारे कॉजेज़ थे लैंड एक्विजिशन के लिए, और इसकी वजह से ट्राइबल्स का रिहेबिलिटेशन किया गया। अब हम एक्सटेंट की बात करेंगे ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट की, तो एक नज़र हम डाल लेते हैं डेमोग्राफिक्स पे। तो जो मिलियंस ऑफ ट्राइबल पीपल हैं उनको ओवर द ईयर्स जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से डिस्प्लेस किया गया है। अगर हम बात करें एक डेमोग्राफी की, तो जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो रफली 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो लगभग इन 8.6% में से लगभग 50% ट्राइबल पॉपुलेशन को डिस्प्लेस कर दिया गया है ड्यू टू द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। अकॉर्डिंग टू द LK महापात्रा, इन्होंने बताया कि जो भी डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है उसमें से 40% ट्राइबल पॉपुलेशन है, 20% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, और रेस्ट जो 20% है वो OBC से बिलोंग करते हैं। और इस बात को जो है 29th रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर ऑफ द SC एंड ST और ट्राइबल वर्क्स ऑफ द 6th फाइनेंशियल ईयर प्लान ने भी सपोर्ट किया हुआ है। अगर हम स्टेट स्पेसिफिक इम्पैक्ट की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे स्टेट्स में लार्ज इरिगेशन और डैम प्रोजेक्ट्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है। अगर एग्जांपल लें, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो हो गया, इसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल्स की डिस्प्लेसमेंट की गई है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार जैसे स्टेट्स की बात कर लें तो यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज और माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर लें जैसे कि आसाम, नागालैंड, मणिपुर, तो यहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और इंसर्जेंसीज़ की वजह से जो है डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है ट्राइबल कम्युनिटीज़ में। अब हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं ट्राइबल पीपल को। तो सबसे पहला इनका जो है लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड या इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ये बेसिकली एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है और इनका जो लाइवलीहुड होता है ये फॉरेस्ट बेस्ड होता है। अब यहाँ पे डिस्ट्रप्शन हो जाता है जिसकी वजह से इनका इनकम का सोर्स बंद हो जाता है। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक हार्डशिप की बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट के बाद में बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन को ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम खोजने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और यहाँ पे उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिक हार्डशिप देखने को मिल जाती है। सेकंड बात करेंगे कल्चरल इरोजन और लॉस ऑफ आइडेंटिटी की, क्योंकि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो अपने इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई होती है, अपने प्लेस से जुड़ी हुई होती है, और वो उसकी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे कल्चरल डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये लोग जो हैं उनका डीप कल्चरल टाई होता है अपने लैंड से, और ये जो लैंड होती है वो सेक्रेट साइट्स होती हैं, वहाँ रिचुअल्स होते हैं, वो कस्टम्स होते हैं जो उनके इन्वायरमेंट से जुड़ा होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो डोंगरिया कोंद ट्राइब है उड़ीसा में, जिसका जो है कल्चरल प्रैक्टिस का लॉस हो गया ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल एंड द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की। तो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसकी वजह से जो कम्युनिटी के बॉन्ड्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, सोशल डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है, और इसकी वजह से जो ट्राइबल पीपल हैं उनको हमेशा सोशल आइसोलेशन की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और इसके साथ साथ इन लोगों के पास लिमिटेड एक्सेस होती है हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए और अदर इसेंशियल सर्विसेज के लिए। अगर एग्जांपल्स देखेंगे तो बहुत सारे रीसेटलमेंट प्लान्स हुए जो कि फेल हो गए उनको सेम लेवल पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देने के लिए जो कि ऑलरेडी वो डिज़र्व करते थे। हेल्थ इश्यूज़ की बात करेंगे तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस कर दिया जाता है। जहाँ पे डिस्प्लेस किया जाता है वो जो जगह होती है वो उनके ओरिजिनल जगह के कंपैरिजन में ओवर क्राउडेड होती है, और ओवर क्राउडेड कंडीशन की वजह से वहाँ पे डिसीज़, मॉल न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की वजह से डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है। ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं माइनिंग से रिलेटेड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और इसके वजह से क्या होता है डिफॉरेस्टेशन होता है, और इसके वजह से जो लोकल इन्वायरमेंट होता है वो डैमेज हो जाता है, और यह जो है फर्दर जो है यह ट्राइबल को इम्पैक्ट डालता है जो उन पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे नर्मदा डैम का जो कंस्ट्रक्शन किया गया था तो बहुत सारे ट्राइबल पीपल को डिस्प्लेस किया गया था, और इसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिला था जो कि लोकल फ्लोरा और फौना पे अफेक्ट डाला था बहुत बुरी तरीके से।
नेक्स्ट हम बात करेंगे लीगल और लैंड राइट इश्यूज़ के बारे में। तो इनको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, लाइक कि इनको उनके लैंड राइट का लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। जब उनको डिस्प्लेस किया जाता है तो उनका प्रॉपर कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, लैंड नहीं प्रोवाइड कराया जाता है उनको सेटलमेंट होने के लिए। तो इस तरीके से इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है झेलने को मिलती हैं। इसके एवज में एक फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है जो कि 2006 में लाया गया था, इसकी वजह से कुछ हद तक इन इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश की गई है, बट ये इतना इफेक्टिव नहीं हो पाया है जितना इसको होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे केस स्टडी की। तो एलपी विद्यार्थी जो कि एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उनकी एक बुक है द ट्राइबल कल्चर ऑफ द इंडिया। उसमें इन्होंने बताया है कि जो ट्राइबल्स हैं इनको अर्बनिज्म की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अर्बनिज्म की प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो ट्राइबल पीपल हैं ये अर्बन लोगों को अपने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, लाइक हनी, बैम्बू, सोप नट्स एक्सेट्रा, और वो उन अर्बन पीपल से अननेसेसरी कंज्यूमर गुड्स लेते हैं, लाइक कॉस्मेटिक्स, सिगरेट्स, गॉगल्स, पॉलिस्टर क्लॉथिंग एक्सेट्रा। फिर इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल नोमैडिज्म देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होता है कि ह्यूज इन्फ्लक्स देखने को मिलता है माइग्रेटिंग वर्कर्स का, जो कि ऑफन नॉन ट्राइबल्स होते हैं ट्राइबल एरियाज़ में। तो नॉन ट्राइबल पीपल क्या किए कि ट्राइबल एरियाज़ में आ गए एज अ वर्कर। इसकी वजह से जो ट्राइबल पीपल हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम्पिटिटिव हो गई और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ गई। सजेशंस की बात करेंगे तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको लीगल राइट जो है वो सिक्योर किया जाए, उनके लैंड से रिलेटेड, उनके रिसोर्सेज से रिलेटेड। और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, उसका फुल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो कि ट्राइबल्स को उनका राइट टू एक्सेस, मैनेज एंड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट लैंड एंड द रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराता है। अगर एग्जांपल देखेंगे, डोंगरिया कोन ट्राइब जो उड़ीसा में, वो बहुत सारे माइनिंग प्रोजेक्ट्स के खिलाफ लड़ा जो कि उनके एंसेस्ट्रल लैंड से रिलेटेड था, और उसकी वजह से उनको बहुत सारे प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराए। अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से, तो उसका कॉम्प्रिहेंसिव और वेल फंडेड रिहेबिलिटेशन प्लान क्रिएट होना चाहिए। और ये कंपनसेशन काइंड ऑफ लैंड फॉर लैंड कंपनसेशन होना चाहिए कि अगर आपने किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से किसी भी ट्राइबल का आपने लैंड लिया है तो उसके एवज में आपको सेम लैंड प्रोवाइड करानी चाहिए किसी और जगह पे। फिर लाइवलीहुड ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए जिससे कि उनको एम्प्लॉयमेंट में कोई दिक्कत ना हो, और हेल्थ केयर एक्सेस को भी प्रोवाइड कराना चाहिए जिससे कि उनका हेल्थ सिक्योर रहे। एग्जाम्पल देखेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया था जो कि इन्हीं डिस्प्लेस्ड ट्राइबल पीपल के राइट्स के लिए लड़ा था, फॉर द सरदार सरोवर डैम का जो प्रोजेक्ट बनाया गया था उसके लिए। जब भी कोई भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेस किया जाए उसके पहले जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके आवाज़ है, उसको सुना जाए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कि उन ट्राइबल को क्या प्रॉब्लम्स होगी अगर उनको डिस्प्लेस किया जाता है ड्यू टू द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए। लाइक आदिवासी महासभा है मध्य प्रदेश में, इन्होंने एडवोकेट किया था कि ट्राइबल पीपल को भी इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजंस में जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड है उनके एरियाज़ में, क्योंकि वो एरिया उनसे बिलोंग करता है और वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहीं सेटल हो रहा है। तो उन लोकल पीपल का भी डिसीजन मेकिंग होना चाहिए बिफोर डिस्प्लेसिंग देम। जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, और ये कंपनसेशन इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि जब वो किसी न्यू लाइवलीहुड प्रोसेस में ट्रांजिट करें तो उनको कोई दिक्कत ना हो, उनके पास एनफ पैसा होना चाहिए। यहाँ पे जो कंपनसेशन होना चाहिए वो फाइनेंशियल कंपनसेशन होना चाहिए, लैंड प्रोवाइड करानी चाहिए या फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए जिससे कि उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। जो डिस्प्लेस्ड ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोवाइड करानी चाहिए। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि संथाल कम्युनिटी है झारखंड में, उनको माइनिंग की वजह से डिस्प्लेस किया गया और उनको इसके लिए उनको एजुकेशन और हेल्थ केयर का बेटर एक्सेस प्रोवाइड कराया गया जिससे कि जो यंगर जनरेशन है उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सके। गवर्नमेंट को जो है डेडिकेटेड सोशल वेलफेयर स्कीम को प्रोवाइड कराना चाहिए फॉर द डिस्प्लेस्ड ट्राइबल पीपल, और ये जो स्कीम्स हो वो ऑफ़र करें हेल्थ इंश्योरेंस को, इनकम सपोर्ट को, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स
रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का है, उसने कुछ प्रगति की है, कुछ स्ट्राइड्स किए हैं, कुछ डेवलपमेंट किया है, जिससे कि ये सारी बेनिफिट्स जो हैं वो उन लोगों को प्रोवाइड कराई जा सके। जो NGOs हैं या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन जो मीडिया भी है, उसको की रोल प्ले करना चाहिए लोगों के राइट्स के बारे में एडवोकेट करने के लिए। वहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए, जिससे कि लोगों को सही जानकारी हो उनके लॉ और पॉलिसीज़ के बारे में। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के थ्रू ये अवेयरनेस क्रिएट की गई थी। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑन द वीमेन ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। अब इम्पैक्ट क्या पड़ता है वीमेन पे डिस्प्लेसमेंट की वजह से? तो इनका लाइवलीहुड का लॉस हो जाता है। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में जो वीमेन होती हैं वो अपने हाउस होल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं, और ये करती हैं एग्रीकल्चरल वर्क के थ्रू, फॉरेस्ट वेस्ट एक्टिविटीज़ के थ्रू, या फिर वाटर या फिर फायरवुड कलेक्शन के थ्रू जो है अपने हाउस होल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर एग्जांपल देखा जाए तो जो सरदार सरोवर डैम का प्रोजेक्ट था जो कि नर्मदा रिवर पे बनाया गया था, वहाँ पे बहुत सारी वीमेन जो थी वह कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में इंगेज थी या फिर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करती थी। लेकिन जब उनका डिस्प्लेसमेंट किया गया था तो उनको इन रिसोर्सेज का एक्सेस जो है वो ख़त्म हो गया। फिर इंक्रीज डोमेस्टिक बर्डन देखा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो है बहुत ही अनफेमिलियर या ओवर क्राउडेड कंडीशन क्रिएट हो जाती है। अब जो वीमेन जो है वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल थी अपने हाउस होल्ड्स को मैनेज करने के लिए या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स का वेलफेयर इंश्योर करने के लिए, वहाँ पे जो है इंक्रीज प्रेशर देखने को मिलता है ड्यू टू द इनएडिक्वेट हाउसिंग, पुअर सैनिटेशन एंड लैक ऑफ द एक्सेस टू द बेसिक एमिनिटीज़। तो इसकी वजह से इंक्रीज डोमेस्टिक बर्डन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जो तहरी डैम है उत्तराखंड में, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ और इसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ को जो है बिना किसी भी सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के उनको मूव करा दिया गया था, डिस्प्लेस करा दिया गया था। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं वो हमेशा अपने सोशल नेटवर्क से जुड़ी हुई होती हैं, जो कि उनको इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, स्पेशली फॉर द वीमेन। अब जब इन कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेस किया गया तो जो इनका सपोर्ट सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। वो जो कनेक्शन था अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ या ट्रेडिशनल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो ख़त्म हो गया। एग्जाम्पल्स देखेंगे, कौन ट्राइब है जिसको डिस्प्लेस किया गया था कलिंगा नगर डैम जो कि उड़ीसा में है उसके लिए, और यहाँ पे इन ट्राइबल पॉपुलेशन में उनके कम्युनल लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रप्शन देखने को मिले थे। फिर वायलेंस या एक्सप्लॉयटेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है वीमेंस को, क्योंकि वीमेंस जो होती हैं वो मोर वल्नरेबल होती हैं फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस के लिए। और जब डिस्प्लेसमेंट होता है और नए एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे लैक ऑफ सेफ्टी देखने को मिलती है, और इसकी वजह से वीमेंस का जो रिस्क होता है एक्सप्लॉयटेशन का वो बढ़ जाता है ड्यू टू द आउटसाइडर्स या इवन अपने कम्युनिटी में भी। अगर एग्जांपल देखें कि जब इंदिरा सागर डैम के लिए डिस्प्लेसमेंट हुआ था जो कि मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ पे एक रिपोर्ट आई कि वहाँ पे ट्रैफिकिंग या सेक्सुअल वायलेंस के केसेस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। हेल्थ प्रॉब्लम या लैक ऑफ हेल्थ केयर की इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो है उनके हेल्थ केयर का जो एक्सेस है उसमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वीमेन को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लाइक कि एक्सेसिंग द मैटरनल हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, जनरल हेल्थ सर्विसेज। अगर एग्जांपल देखें कि सुबानसिरी डैम प्रोजेक्ट बनाया गया था आसाम में, जिसकी वजह से बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेस किया गया था। इसकी वजह से जो प्रेग्नेंट वीमेन थी या उनके जो यंग चिल्ड्रन थे उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़े थे ड्यू टू द इनएडिक्वेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि रिसेटल्ड एरिया में थे, और वो उस हद तक नहीं उनके लिए बेनिफिशियल थे जैसा कि होना चाहिए था। फिर जो पॉवर्टी का इश्यूज़ है वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि उनका जो लैंड है या जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड है वो ख़त्म हो जाता है, और इसकी वजह से जो है पॉवर्टी का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे कि नर्मदा डैम के लिए जो भी वीमेन डिस्प्लेस हुई थी वो अपनी फैमिलीज़ को सस्टेन करने के लिए फाइनेंशियली अनेबल थी। अब हम बात करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन द रिहेबिलिटेशन एंड द सेटलमेंट के बारे में। तो इंडिपेंडेंस के बाद में जो इंडियन स्टेट थे वहाँ पे रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिला, जिसकी वजह से लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सेटअप किया गया, और इसके लिए जो है लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड की ज़रूरत थी, और जब इन लैंड्स को लेने के लिए बहुत सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ था, और
इसकी वजह से ट्राइबल्स में डिसकंटेंट देखने को मिला और बहुत सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स भी हुए थे। तो इन सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट जो है वह इस प्लान के साथ आई थी, और ये प्लान था नेशनल रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट पॉलिसी 2007। उसके कुछ की फीचर्स की बात कर लेंगे। तो ये जो पॉलिसी थी यह कवर करती थी ऑल केसेस ऑफ द इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट। इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट मतलब लोग अपनी वजह से नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है ड्यू टू द डेवलपमेंटल वर्क्स। फिर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का इंट्रोडक्शन कराया गया, जिसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 400 या उससे ज़्यादा फैमिलीज़ को जो कि प्लेन एरियाज़ में हैं, या 200 या उससे ज़्यादा फैमिली जो कि ट्राइबल एरियाज़ में हैं या हिली या शेड्यूल्ड एरियाज़ में हैं, उनके लिए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। जो भी ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान है उसको लाया जाएगा जहाँ पे 200 से ज़्यादा एसटी फैमिलीज़ को डिस्प्लेस किया जा रहा है। ग्राम सभा के साथ कंसल्टेशन होगा या फिर पब्लिक हियरिंग को कंपलसरी बनाया जाएगा। जो भी प्रिंसिपल ऑफ रिहेबिलिटेशन है उसको अप्लाई किया जाएगा बिफोर द डिस्प्लेसमेंट। अगर पॉसिबल हुआ तो लैंड फॉर लैंड एज अ कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर स्किल डेवलपमेंट सपोर्ट या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें उनको जॉब का प्रेफरेंस जो है वो प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, जैसे कि 1 पर्सन पर न्यूक्लियर फैमिली। फिर रिहेबिलिटेशन ग्रांट्स को प्रोवाइड कराना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लैंड और द जॉब। फिर जो भी कंपनी सेटअप हो रही हैं उनमें इन लोगों के शेयर से रिलेटेड भी बात होनी चाहिए। अब पॉजिटिव्स की बात कर लेंगे तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ग्राम सभास थे उनको कंसल्ट किया जाने लगा ट्राइबल एरियाज़ में, जहाँ पे लैंड एक्विजिशन का प्रपोजल दिया जाता था। जैसे कि नियमगिरी हिल है, वहाँ पे जब वेदांता माइनिंग प्रोजेक्ट आया था तो वहाँ पे ग्राम सभा को कंसल्ट किया गया था। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करेंगे तो यह एक नोवेल स्टेप था, जिससे कि जो भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस था प्रोजेक्ट का उसको भी किया गया था, जैसे कि ओमकारेश्वर डैम जो है एमपी में स्टार्ट किया गया था उसके लिए। फिर नेशनल रिहेबिलिटेशन कमीशन जो है वो एक्टिवली इंटरवेन किया जहाँ पे लोगों का रिहेबिलिटेशन किया गया था, जैसे कि कुडुन कुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में। अब शॉर्ट कमिंग्स की बात करेंगे तो 1 लॉ 1 पर्पज़ की बात की गई है वहाँ पे कि जो 2007 की पॉलिसी थी ये प्रोवाइड कर रही थी सोवरेन पावर टू द स्टेट। और यहाँ पे एमिनेंट डोमेन जो है वो देखने को मिला कि जो भी फोर्सफुली एक्वायर किया जा रहा है किसी की प्रॉपर्टी को, वो किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में नेम ऑफ द पब्लिक पर्पज़। तो 1 लॉ 1 पर्पज़ की बात की गई कि सेम लॉ का कॉन्सेप्ट लाया गया, एक एमिनेंट डोमेन का कॉन्सेप्ट लाया गया, जो कि एक लॉ से एक पर्पज़ की बात की गई थी। जो भी लैंड ऑनर्स थे उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, जो भी वल्नरेबल ग्रुप थे या जो भी पुअरेस्ट थे उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं लाया गया था। अब इसमें क्या क्या इश्यूज़ थे कि इसकी वजह से कोई भी बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कराया गया इन केस ऑफ द स्मॉल इंटेंसिटी डिस्प्लेसमेंट, कि अगर कोई स्मॉल इंटेंसिटी का डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पे अगर जैसे बात की गई कि 400 या उससे ज़्यादा फैमिलीज़ को डिस्प्लेस किया जा रहा है अगर प्लेन एरियाज़ में, या फिर अगर 200 या उससे ज़्यादा फैमिलीज़ को डिस्प्लेस किया जा रहा है इन केस ऑफ द एसटी या फिर हिली एरियाज़ में, तो अगर इससे कम नंबर है तो वहाँ पे कोई बेनिफिट जो है प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था। यहाँ पे ट्राइबल पीपल को कोई भी राइट नहीं था किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को नो करने के लिए, मना करने के लिए, एक्सेप्ट 6th और 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो 5th या 6th शेड्यूल के ट्राइबल पीपल थे उनके पास ये राइट था कि वो किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मना कर सकते थे, बट अदर ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए ये सुविधा नहीं दी गई थी। जो भी अफेक्टेड लोग थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया था सोशल या एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए। फिर लैक ऑफ इंडिपेंडेंस था एडमिनिस्ट्रेटर और कमिश्नर्स के लिए। इनएडिक्वेट सेफगार्ड्स प्रोवाइड कराए गए थे लोगों के लिए। फिर फॉरेस्ट पॉलिसीज़ एंड ट्राइबल ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो अगर हम बात करेंगे फॉरेस्ट और ट्राइबल की तो यहाँ पे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। और ये जो ट्राइबल की लाइफ होती है उनका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, कल्चर होता है, इकोनॉमी होता है, रिलीजन होता है, हेल्थ होता है, ये सब कुछ जो है वो फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ होता है। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, तब उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट्स को अप्लाई किया, इनेक्ट किया। अब हम इवोल्यूशन की बात करेंगे वेरियस फॉरेस्ट लॉ या पॉलिसीज़ की। तो जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1855 या फॉरेस्ट एक्ट था 1865 और 1878 का,
इसने क्या किया कि जो ट्राइबल एक्सेस था फॉरेस्ट से उसको कर्टेल कर दिया, कि जो भी ट्राइबल लोग थे जिनका फॉरेस्ट में एक्सेस था उसको बंद कर दिया गया। जो फॉरेस्ट एक्ट था 1865 का या 1878 का, उसने स्टेट अथॉरिटी को फॉरेस्ट पे एक्सटेंड कर दिया कि स्टेट की अब अथॉरिटी हो गई है उन फॉरेस्ट पे, और कुछ एक्टिविटीज़ थी जैसे कि ट्रेसपासिंग, ग्रेजिंग एक्सेट्रा, इनको प्रोहिबिट कर दिया गया ट्राइबल पीपल के लिए। फिर आई फॉरेस्ट पॉलिसी 1894। इसने क्या किया कि जो भी प्रिविलेजेस थे यूजर्स के फॉरेस्ट में उस पर रिस्ट्रिक्शंस ला दिया, कि जो भी ट्राइबल पीपल हैं वो उनका एक्सेस था फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, उस पर रिस्ट्रिक्शंस ला दिया। फिर आया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। इसने फर्दर एक्सटेंड कर दिया स्टेट अथॉरिटी को, और जो फॉरेस्ट ऑफेंसेस थे कि अगर कोई भी इन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है उसको पनिशेबल बना दिया। पहले तो सिर्फ प्रोहिबिट किया जा रहा था, लेकिन अब पनिशेबल बना दिया गया, और इसकी वजह से बहुत सारे मिसयूज़ होने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे पावरफुल ऑफिशियल पोस्ट जो है वो बनाए गए थे, काइंड ऑफ IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज या रेंजर्स। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो है वो मिसयूज़ देखने को मिले। फिर आई नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था, तो इसने भी ब्रिटिश पॉलिसीज़ को ही फॉलो किया, और कोई भी स्टैट्यूटरी राइट्स जो है वो ट्राइबल्स को प्रोवाइड नहीं कराया गया ओवर द फॉरेस्ट। सिर्फ कुछ कंसेशंस और प्रिविलेजेस प्रोवाइड कराए गए थे इन द फॉर्म ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फिर आई न्यू पॉलिसी 1988 की। वहाँ पे जो सिंबॉलिक रिलेशन है बिटवीन द ट्राइबल्स एंड द फॉरेस्ट उसको रिकॉग्निशन मिला, और यहाँ पे जो प्राइमरी फोकस था वो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए था, तो इसकी वजह से उनके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज किया गया। फिर आया फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। यहाँ पे जो ट्राइबल्स का राइट था ओवर द फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोड्यूस उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। अब शॉर्टकमिंग्स की बात करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट रहा ट्राइबल्स का वो तो कंटिन्यू रहा, जो एक्सप्लॉयटेशन था कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा वो भी चलता रहा, और लोगों का पार्टिसिपेशन जो है डिसीजन मेकिंग में वो भी नहीं किया गया। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में, राइट्स एक्ट 2006 के बारे में। तो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का है उसको एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो इस लेजिस्लेशन का एम था कि जो भी फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैं उनको उनके फॉरेस्ट राइट को रिकॉग्नाइज करना, प्राइमरीली जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST या फिर अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे OTFDs। अब इस एक्ट को पास किया गया कि जो भी हिस्टोरिकल अनजस्टिस हुए थे ट्राइबल पीपल के साथ में, अपने लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहते थे, और ये जो लोग थे इन्होंने डिस्प्लेसमेंट को फेस किया था, डिस्पोजेशन को फेस किया था, जो राइट्स था उनके डिनाइल को फेस किया था, उसके लिए एक्ट प्रोवाइड कराया गया। अब हम की फीचर्स की बात करेंगे इस एक्ट की। तो यहाँ पे राइट्स का रिकॉग्निशन देखने को मिला। अब ये राइट्स 3 तरह की होती हैं। इंडिविजुअल राइट, जो कि किसी भी इंडिविजुअल को ये राइट प्रोवाइड कराता है कि वो लैंड को ऑन कर सकता है जो कि वो सालों से कल्टीवेट कर रहा था। फिर कम्युनिटी राइट की बात करेंगे, यहाँ पे कॉमन फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करेंगे, जैसे कि ग्रेजिंग लैंड, वाटर बॉडीज़, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करेंगे। फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करेंगे जो कि CFR राइट्स होता है, लाइक कि जो कम्युनिटीज़ होगी उसके पास राइट होगा मैनेज करने का और फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने का। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो ये एक्ट जो है वो ऑल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ पे अप्लाई होता है, पर्टिकुलरली ST और OTFDs पे, जो कि 3 जनरेशन से उस फॉरेस्ट में है या फिर 75 ईयर से उस फॉरेस्ट में है। तो ये पहली एलिजिबिलिटी हुई। सेकंड एलिजिबिलिटी थी कि वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होने चाहिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे फॉर देयर लाइवलीहुड, तो ये एलिजिबिलिटी था। अब प्रोसेस की बात करेंगे कि उनको रिकॉग्नाइज करने का प्रोसेस क्या होता है। तो ये जो एक्ट है यह एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है जिससे कि जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, जो उनके राइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, और इसके लिए जो लोकल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको एक क्लेम सबमिट करना पड़ेगा फॉर द फॉरेस्ट राइट, और ये जो क्लेम है वो प्रोसेस होगा विलेज लेवल पे विद द ग्राम सभा, जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अब ये जो क्लेम्स होंगे यह मल्टी टीयर प्रोसेस के थ्रू वेरीफाई होंगे, और इसमें ग्राम सभा इंक्लूड होगा, सब डिविजनल लेवल कमेटीज़ इंक्लूड होंगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कम्युनिटीज़ इंक्लूड होंगी, और ये सारी जो ग्रुप हैं ये मिल करके उस राइट को रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये पर्सन एलिजिबल है या नहीं है।
अब हम की राइट्स की बात करेंगे कि जो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर आता है। सबसे पहला आता है टाइटल राइट। तो इसके थ्रू आपके पास राइट है, ट्राइबल पीपल के पास राइट है टू ऑन एंड कल्टिवेट द लैंड विद इन द फॉरेस्ट एरिया। यूज़ राइट की बात करेंगे तो यहाँ पे राइट टू कलेक्ट, यूज़ एंड डिस्पोज ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करेंगे, लाइक की फायरवुड एंड द मेडिसिनल प्लांट्स। फिर नेक्स्ट है रिलीफ एंड द डेवलपमेंट राइट्स, लाइक की यहाँ पे राइट है टू बेसिक सर्विसेज लाइक द एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा विद इन द फॉरेस्ट एरियाज। और जो फोर्थ राइट है वो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट। यहाँ पे कम्युनिटीज़ के पास राइट होगा टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट एंड कंजर्व द फॉरेस्ट एंड द बायोडाइवर्सिटी विद इन द ट्रेडिशनल एरियाज। अब इम्पैक्ट की बात करेंगे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ। तो FRA का एम है कि जो भी फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं उनको इंटीग्रेट किया जाए कंजर्वेशन प्रोसेस में और उनको स्टेक होल्डर्स बनाया जाए इसमें, जिससे कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट हो सके। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, जहाँ पे स्टेट और लोकल कम्युनिटीज़ कोलैबोरेट करती है टू प्रिजर्व द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो ये है फॉरेस्ट कंजर्वेशन का इम्पैक्ट। अब चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तो खाका रिपोर्ट 2014 में आया था। उसने बताया कि जो भी रिजेक्शंस हो रहे हैं वो किसी भी क्लेमेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं किए जाते हैं। जो भी लोग जिनको डिस्प्लेस किया जा रहा है उनके साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होती है, और जो उनका राइट टू अपील है उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, ना ही उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। जो इम्प्लीमेंटेशन गैप्स हमें देखने को मिलती हैं कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो इन एक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही स्लो प्रोसेस करती हैं, जिसकी वजह से उनके राइट्स को मिलने में डिले हो जाता है। फिर जो डेवलपमेंट होता है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कि जो राइट रिकॉग्निशन ऑफ राइट है वो हमेशा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है, लाइक कि माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इसकी वजह से जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैं और जो अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच में टेंशन्स देखने को मिलती है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स देखने को मिलता है, बहुत सारे डिलेज या फिर इश्यूज़ होता है क्लेम वेरिफिकेशन प्रोसेस में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। लैंड यूज कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है कि डिस्प्यूट देखने को मिलता है लैंड पे ओनरशिप के लिए, स्पेशली जब दोनों फॉरेस्ट राइट और कंजर्वेशन इंटरेस्ट जो है इंक्लूड हो। अब बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में। तो जो इंडिया का पाथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो स्टार्ट हुआ था विद द एडवेंट ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो कि 1956 में स्टार्ट किया गया था फॉर द हैवी इंडस्ट्रीज़। अब जैसे जैसे 90s में ग्लोबलाइजेशन आया उसके वजह से फर्दर एक्सेलरेटेड हुआ प्रोसेस। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा ट्राइबल पॉपुलेशन पे। तो जो ट्राइबल एरियाज़ है वो होम है ऑलमोस्ट 80% ऑफ द फॉरेस्ट एंड द मिनरल रिसोर्सेज का, और इसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ का इन्वेजन देखने को मिला, कॉरपोरेट्स का इन्वेजन देखने को मिला इन ट्राइबल हैबिटेट्स में। तो एक मार्केट ओरिएंटेड फिलॉसफी बनाई गई जो कि कॉमर्शलाइजेशन और कमोडिफिकेशन की तरफ ले गई इन रिसोर्सेज को, और इनके थ्रू ये भी इंश्योर नहीं किया गया कि जो उसका ऑप्टिमल यूज़ होना चाहिए फॉर द ट्राइबल बेनिफिट्स वो भी नहीं प्रोवाइड कराया गया। मीन्स कॉमर्शलाइजेशन और कमोडिफिकेशन की बात तो की गई, बट इन ट्राइबल पीपल के बेनिफिट्स के बारे में कोई बात नहीं की गई। यहाँ पे बहुत सारा सीवियर प्रेशर या फिर लॉबिंग देखने को मिला इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, जिसने जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है जो कि 5th और 6th शेड्यूल में इंश्राइंड है उसको डाइल्यूट कर चुका है, अलॉन्ग विद द अदर एक्ट्स लाइक पेसा, फॉरेस्ट राइट एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है धुंधली पड़ गई हैं क्योंकि बहुत सारा प्रेशर और लॉबिंग स्टार्ट हो गया इंडस्ट्रीज़ की वजह से। केस स्टडी की बात करेंगे कि एक स्टडी दी गई थी दिव्या त्रिवेदी के द्वारा 2017 में। इन्होंने बताया कि 2013 में एक सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट था जो कि एक मल्टीनेशनल फर्म वेल्सपन के द्वारा कमेंस्ड किया गया था नीमच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। इसके लिए 1600 बीघा का लैंड लिया गया था जो कि फोर्सिबली एक्वायर किया गया था फ्रॉम द भील एंड द गुर्जर फैमिलीज़ के द्वारा। उनको कंपल्सरीली छोड़ना पड़ा था अपनी लैंड, और इसके लिए उनको जॉब्स और लैंड भी प्रॉमिस किया गया था। जो कम्युनिटी एक टाइम पे सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी थी अब उसको पॉवर्टी में धकेल दिया गया था, और उनका जो है कल्चरल डिसइंटीग्रेशन देखने को मिला। पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेंगी कि इसकी वजह से बेटर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन या फिर एक्सेस टू सिविल एमिनिटीज़ देखने को मिली। जैसे एग्जांपल देखें कि जब जमशेदपुर में इंडस्ट्रीज़ को इंस्टॉल किया गया था तो इससे संथाल्स को प्रॉफिट हुआ था,
और इन इंडस्ट्रीज़ ने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया था बोथ एजुकेटेड और इलिटरेट दोनों के लिए। इसके अलावा उनको प्रमोट किया गया कास्ट फ्री एंड द क्लास फ्री ऑक्यूपेशन में। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो संथाल कम्युनिटीज़ थे उनको जॉब मिली। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पॉवर्टी की कंडीशन के बारे में। तो दो कंडीशन क्रिएट होती है, इंडिविजुअल लेवल पे और एक जो है वो कम्युनिटी लेवल पे या फिर कल्चरल लेवल पे। तो इंडिविजुअल लेवल कैसे हुई कि आउटसाइडर्स का इन्फिल्ट्रेशन हुआ, मनी लेंडर्स आए, या फिर जो भी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी उसका ब्रेकडाउन हुआ। इसकी वजह से इंडिविजुअल का क्या हो गया, एक्सप्लॉयटेशन हो गया। कल्चरल की बात करेंगे तो जो भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो डिक्लाइन हो गए। फिर जो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स था वहाँ पे डिस्ट्रप्शन देखने को मिला। फिर जो भी एक्स्ट्रा वेगेंट स्पेंडिंग थी शादियों में या फिर अदर प्रोग्राम्स में, उसमें बहुत सारा खर्च किया ट्राइबल पीपल ने, जिसकी वजह से वो गरीब हो गए। तो यहाँ पे कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिला। एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या हुआ, पॉवर्टी देखने को मिली। फिर पॉवर्टी की वजह से लैंड एलिनेशन की प्रॉब्लम देखने को मिली, जिससे कि पॉवर्टी देखने को मिली। इंडेप्टनेस देखने को मिली पॉवर्टी की वजह से। फिर बॉन्डेड लेबर का कॉन्सेप्ट आया इन पॉवर्टी की वजह से, क्योंकि इंडेप्टनेस की वजह से बॉन्डेड लेबर का कॉन्सेप्ट आ गया था। तो इस तरीके से इन चीज़ों के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हैं, और जो पॉजिटिव्स थे उनको बहुत सारे लोगों के द्वारा दबा दिया गया। डॉक्टर BD शर्मा जो कि एक फॉर्मर कमिश्नर ऑफ SC एंड ST हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि इंडिया को जो अपना डेवलपमेंट का विज़न है उसको रीडिफाइन करना चाहिए कि कोई भी ट्राइबल पीपल का जो राइट है वो डिनाई ना हो, और इसके लिए एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।